आज के क्लास में हम लोग महासागरीय जलधारा के विषय में अध्ययन करेंगे। महासागरीय जलधारा के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 महासागर के जलधाराओं के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और इसमें से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में ये दो सेक्शन बढ़ जाता है। अटलांटिक महासागर में एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रशांत महासागर की जल धाराओं में भी 2 सेक्शन में बढ़ जाएगा, एक उत्तरी प्रशांत और एक दक्षिणी प्रशांत। और हिंद महासागर का केवल एक ही सेक्शन में जल धारा के विषय में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आज हम लोग यहाँ फर्स्ट सेक्शन में अटलांटिक महासागर के जल धाराओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जल धारा पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ये महासागरीय जलधारा जो प्रभावित होती है, ये मुख्य रूप से 2 नियमों के तहत प्रवाहित होती है। ये 2 नियम आपको इस जलधारा पर लागू होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 2 नियम में पहला नियम यह है कि महासागरीय जलधाराएं, पहला सेक्शन में यह है कि महासागरीय जलधाराएं, जो महासागरीय जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म होती है, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं आती है वो ठंडी होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये विषुवत रेखा इक्वेटर हुआ, और दोनों साइड ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। तो विषुवत रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जलधारा जाए या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जलधारा जाए, ये जलधारा गर्म होगी। इसी प्रकार से ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा आएगी, जैसे उत्तरी ध्रुव से जलधारा अगर विषुवत रेखा की ओर आती है या दक्षिणी ध्रुव से जलधारा विषुवत रेखा की ओर जाती है, ये ठंडी होगी। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधारा गर्म होगी और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधारा ठंडी होगी। पहला नियम ये है। दूसरा जो नियम है, दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो है उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलती है वो एंटी क्लॉक यानी घड़ी के दिशा के विपरीत चलती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये विषुवत रेखा के ऊपर गोले का आधा भाग हुआ तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, और यहां से विषुवत रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये पृथ्वी का आधा गोला हुआ तो ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं प्रवाहित होगी वो क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं एंटी क्लॉक प्रवाहित होगी। तो मुख्य रूप से 2 नियम आपको इस जलधारा से संबंधित आपको याद रखना है। गर्म और ठंडा के मामले में जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो ठंडी होगी। और आप भी जानते हैं कि जो विषुवत रेखा होता है, इक्वेटर होता है, ये गर्म होता है, और दोनों जो पोल है, जो ध्रुव है, ये ठंडा होता है। और दूसरा इसमें नियम ये है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होगी। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। अब यहां ध्यान रखेंगे, ये हमने वर्ल्ड मैप का नक्शा बनाया है। इधर से ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है,
और ये वाला यूरोप का पार्ट है। ये विषुवत रेखा हुआ, इक्वेटर हुआ, जो हमने लाइन खींचा है। यहां से विषुवत रेखा से ये एस शेप का जो आपको नजर आ रहा है, एस आकृति का जो नजर आ रहा है, ये अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर में भी दो सेक्शन हो जाएगा। विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर और विषुवत रेखा से नीचे वाला पार्ट दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसमें हम लोग उत्तरी और दक्षिणी दोनों को अलग अलग करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यहां मैं जगह ज्यादा नहीं है इसलिए एरो करके बना रहा हूं, और उसके बाद एक एक हम लोग देखेंगे कि वो जल धारा का नाम क्या है। जैसे ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, ये 6 नंबर हुआ, सॉरी थोड़ा सा, ये 6 नंबर हुआ और ये 7 नंबर हुआ। अब यहां देखिए, ये क्लॉकवाइज, ये विषुवत रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हुआ। ये देखिएगा जलधारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, ये देखिए घड़ी के दिशा में। ठीक, अब इसमें 1 नंबर की जलधारा का नाम क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है और 7 क्या है। तो इसको हम लोग अलग से लिखेंगे, है ना। अलग से हम लोग यहां लिख लेंगे। जैसे 1 नंबर, ये उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा। अब सवाल ये उठता है कि ये 1 नंबर ठीक है, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा है, तो ये ठंडा होगा या गर्म होगा। तो ये देखिए विषुवत रेखा से ये ध्रुव की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक है ये गर्म होगा, हॉट होगा। 2 नंबर, ये कैरेबियन सागर से प्रवाहित होती है, कैरेबियन सागर के इलाके में, तो इसका नाम कैरेबियन जलधारा, और ये भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो ये भी हॉट होगा, गर्म होगा। 3 नंबर, एंटिलिस जलधारा, यह भी गर्म होगा क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। 4 नंबर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, गर्म होगा। 5 नंबर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यह भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, गर्म होगा। 6 नंबर, नॉर्वे जलधारा, यह भी गर्म होगा। 7 नंबर, कनारी जलधारा, कनारी को किनारी भी लिखता है, कनारी भी लिखा जाता है। अब देखिए 7 नंबर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये जलधारा जा रही है, तो स्वाभाविक है ये ठंडी होगी, कोल्ड होगी, सी। तो ये रहा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसमें कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, आपने यहां तक देखा। अब इसके बाद हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखेंगे।
यहां से नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर हुआ, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर। ठीक, अब यहां देखिए ये एंटी क्लॉक प्रवाहित हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध का मामला है, एंटी क्लॉक होगा। अब इसमें किस जलधारा का नाम क्या है? तो 8 नंबर। जैसे आपने देखा था उत्तर साइड में 1 नंबर जो था उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा नाम था, तो अब यहां जो नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक में है, तो दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा। अब ये कैसी होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, गर्म होगी, हॉट होगा। 9 नंबर, यहां ब्राजील देश है, ब्राजील के बगल से ये जलधारा प्रवाहित होती है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजील जलधारा, और ये भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, ये भी गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। 10 नंबर, यहां देखिएगा ये अर्जेंटीना देश है, बगल में फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप ऐसे भी याद रखना है, फॉकलैंड द्वीप को लेकर के ब्रिटेन और अर्जेंटीना में काफी तनाव की स्थिति भी रहती है। ये द्वीप अर्जेंटीना के बगल में है और इस पर अर्जेंटीना जो है अपनी दावेदारी करता है, लेकिन नियंत्रण और कब्जा जो है ब्रिटेन का है। तो कुल मिलाकर के फॉकलैंड विवादित द्वीप भी है और उसी के नाम पर इसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। और ये कैसा होगा? तो देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक है ठंडी होगी, कोल्ड होगी। 11 नंबर, बेंगुएला जलधारा। स्वाभाविक है ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो ये भी ठंडी होगी, कोल्ड होगी। तो ये रहा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि ठीक है ये जलधारा प्रवाहित होती है, तो इसका प्रभाव क्या है? तो ध्यान रखेंगे इस सेक्शन में पहला नंबर तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। दूसरी नंबर, कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो इस जलधारा का प्रभाव आपको याद रखना है। इस जलधारा का प्रभाव क्या बगल के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस जलधारा का प्रभाव क्या रहा है। तो ध्यान रखेंगे एक चीज, वर्षा का एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जहां भी उष्णता यानी गर्मी होगा वहां वर्षा होगा, और जहां ठंडी होगी वहां वर्षा की मात्रा में कमी होती है। तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी महासागर आएगा ये सब में लागू होता है, जिस भूभाग के निकटवर्ती क्षेत्रों में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है उसके बगल के भूभाग में मरुस्थल यानी डेजर्ट का निर्माण हुआ है। और इसी सेक्शन में हम लोग विश्व के अधिकतर डेजर्ट का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। हालांकि वो डेजर्ट एक अलग चैप्टर भी आएगा, यहां केवल भौगोलिक स्थिति उसकी जाननी है। तो ठंडी जलधारा जहां भी प्रवाहित होगी उसके निकट के निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण होगा। अब इसमें एक एक जलधारा का हम लोग प्रभाव समझ लेते हैं। तो इसमें पहला जैसे गल्फ स्ट्रीम हुआ, सॉरी, इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलधारा छूट गया था, यहां से आप उसको कर लीजिएगा, उत्तर से यहां से आती है लैब्राडोर जलधारा। और यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है,
तो स्वाभाविक है ये कोल्ड होगा। ये छूट गया था, इसको आप कर लेंगे। अब इसके प्रभाव में हम लोग देखते हैं कि प्रभाव इसका क्या क्या रहा पड़ता है निकट के भूभागों में। तो पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का हम लोग प्रभाव देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का प्रभाव। तो इसमें पहला प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक में आप देखिएगा गल्फ स्ट्रीम जल धारा है और इधर से ये लेब्राडोर जल धारा आ रही है। गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जल धारा है और लेब्राडोर जल धारा जो कि ठंडी जल धारा है। इन दोनों जल धाराओं का जो मिलन है वो उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भागों में होती है। उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भागों में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जल धारा दोनों मिलती है, जिसके कारण इस उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भागों में मत्स्य पालन का यानी मत्स्य पालन का काफी विकास हुआ है। और इसी भाग में आप देखिएगा विश्व की मछली पकड़ने से संबंधित दो महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना की गई है। एक आपका जॉर्जेज बैंक है और दूसरा ग्रैंड बैंक है। तो जॉर्जेज बैंक और ग्रैंड बैंक, ध्यान रखेंगे बैंक है तो ये रुपया पैसा से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मछली पकड़ने से संबंधित बैंक है। तो जॉर्जेज बैंक और ग्रैंड बैंक ये दोनों उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भागों में जहां लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधारा मिलती है वहां पर ये मछली पकड़ने का कार्य करती है दोनों बैंक। दूसरा प्रभाव में देखेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि गर्म जलधारा है, इस गर्म जलधारा के कारण यूरोप का अधिकतर जो इलाका है या बंदरगाह है, खास करके बंदरगाह, वो ठंडे मौसम में बर्फ से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात सालों भर इन बंदरगाहों से बना रहता है। अक्षांशीय स्थिति के दृष्टि से अगर देखें हम तो यूरोप उच्च अक्षांशों में पड़ता है और यहां पर ठंडे के मौसम में खास करके बर्फ जम जाना चाहिए, लेकिन उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण ये बर्फ से आच्छादित नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहां पर बंदरगाहों से सालों भर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहता है। इस वजह से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का गर्म कंबल इसी वजह से कहा जाता है। फिर इसी में देखिएगा एक नॉर्वे जलधारा है, वो भी गर्म जलधारा है और इस जलधारा के कारण यहां पर देखिएगा ये रूस का पार्ट है, रूस का यहां पर मुर्मुस्क बंदरगाह है। रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह, ध्यान रखेंगे रूस का जो मुर्मुस्क बंदरगाह है ये पनडुब्बी निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बी का निर्माण यहीं पर होता है और अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी उच्च अक्षांश में ये मुर्मुस्क पड़ता है और ये बर्फ से छा जाना चाहिए, लेकिन इसी नॉर्वे जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, इस जलधारा के कारण ये मुर्मुस्क बंदरगाह हिम से आच्छादित नहीं हो पाता है, बर्फ से ढक नहीं पाता है, जिसके वजह से यहां से भी सालों भर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बना रहता है। तो ये रहा आपका नॉर्वे जलधारा का प्रवाह। इसके बाद यहां आप देखेंगे कनारी जलधारा आया था। कनारी जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इस जलधारा के कारण अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस वाले इलाके में सहारा के मरुस्थल का विकास हुआ है। सहारा का मरुस्थल,
जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, जहां ठंडी जलधारा होगी उसके निकट के भूभागों में मरुस्थल का निर्माण होगा। तो ये कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा के वजह से अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में सहारा के मरुस्थल का विकास हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये रहा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का प्रभाव। अब इसमें एक सेक्शन आया है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के विषय में क्या क्या प्रभाव इसका रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे, यहां पर हमने फिगर में बनवाया था फॉकलैंड जलधारा, और ये फॉकलैंड जलधारा भी ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा के कारण ये अर्जेंटीना देश है, यहां पर ऐसे अर्जेंटीना वाले भाग में इस ठंडी जलधारा के कारण पेंटागोनिया का मरुस्थल बना है। फॉकलैंड जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इस जलधारा के कारण अर्जेंटीना में ये पेंटागोनिया का मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसके बाद आगे आप देखे होंगे, यहां पर फिगर में हमने इस वाले सेक्शन में हमने वेनेजुएला जलधारा लिखवाया था, और वेनेजुएला जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, तो स्वाभाविक है ठंडी है, तो इसके बगल में भी मरुस्थल का निर्माण होगा, और ये अफ्रीका का दक्षिणी भाग है। और इस वेनेजुएला जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इसके कारण इस भाग में दो मरुस्थल का निर्माण हुआ है। एक नामीबिया में नामीब मरुस्थल बना है, और दूसरा इसी जलधारा की वजह से बोत्सवाना देश में, बोत्सवाना कंट्री का नाम है, बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया का तो नाम ऐसे भी आपने सुना होगा, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में जो चीता जो है यही नामीबिया कंट्री से मंगाए गए थे, है ना। उसी नामीबिया कंट्री में नामी मरुस्थल है, और बोत्सवाना कंट्री में कालाहारी मरुस्थल है, और इसी वेनेजुएला जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इसके वजह से इन दो मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। अब इसी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहां से ये विषुवत रेखा हुआ, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में इस वाले सेक्शन में एक नाम रखा गया है सारगैसो सागर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सारगैसो सागर कहां पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, इसका नाम सारगैसो सागर जरूर है, लेकिन अलग से ये कोई सागर नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में ही स्थित है। अब ये सारगैसो नाम अलग से क्यों पड़ गया? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के इस मध्य भाग में सारगैसो नामक घास की अधिकता पाई जाती है। सारगैसो घास पाई जाती है, और इसी घास की अधिकता के वजह से ये आपका सारगैसो सागर नाम रख दिया गया है। तो ये था आपका अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसमें जो भी कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, किस उसकी स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है, ये इस सेक्शन में आपको बताए गए। अगले वाले क्लास में, जो अगला क्लास होगा, उसमें हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराओं के विषय में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हिंद महासागर की जलधाराओं के विषय में अध्ययन करेंगे, है ना। तो आज का क्लास इतना ही।